हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अटॉर्नी जनरल के बारे में सारी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉलिटी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतीय संविधान में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। आपने सुना होगा कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में अटॉर्नी जनरल होते हैं या सॉलिसिटर जनरल होते हैं जो केंद्र सरकार के पक्ष को रखते हैं। कई बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में आए दिन आता रहता है कि ये सॉलिसिटर जनरल हैं और इन्होंने ये स्टेटमेंट दी, ये केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल क्या होता है पिछले वीडियो में हमने बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो, ये आपको जो दिख रही है फोटो, ये वीडियो आ चुकी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरे प्लेलिस्ट का, जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस सेट भी है, काफी प्रैक्टिस सेट और काफी इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब के दम पे कई बच्चों का रिजल्ट हो चुका है, तो देर मत करिए। अटॉर्नी जनरल जो है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में इनका प्रोविजन है माय डियर स्टूडेंट, और ये प्रोविजन है आर्टिकल 76 में। ठीक है, 76 आर्टिकल में अटॉर्नी जनरल का प्रोविजन है। और मैंने आपको 89 का फॉर्मूला दिया था, यानी सेंटर का वही पोस्ट अगर स्टेट में निकालना हो, यानी एडवोकेट जनरल का पोस्ट अगर निकालना हो आपको, तो इसमें 89 जोड़ देंगे तो वही आर्टिकल आ जाएगा, आर्टिकल 165। किसमें आएगा? एडवोकेट जनरल का आर्टिकल होगा। तो ये एक बेस्ट फॉर्मूला है। हमारी वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने आपको जितने भी अनुच्छेद हैं उनको ट्रिक से याद करवाया है। बहुत बेस्ट है। हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री कौन होते हैं हमारे? ये पहली चीज याद रखना है, ये हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं। अब इनका काम क्या होता है? एक तो आप समझ गए कि केंद्र सरकार के पक्ष को रखना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। दूसरा काम, हर वो काम जो कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहता है करने के लिए, ठीक है, तो वो उनको करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनली डायरेक्टेड वर्क इनको करना पड़ता है, यानी कोई कानूनी रिपोर्ट है या कुछ भी पब्लिश करना हो, सुप्रीम कोर्ट में उसका पक्ष रखना हो, उस रिपोर्ट के बारे में, या केंद्र सरकार का कोई काम जो कॉन्स्टिट्यूशन इनको कहता है वो करना पड़ेगा। दूसरा, इनको एडवाइस टू गवर्नमेंट, कोई लीगल मैटर है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत सरकार को इनको एडवाइस देना है, सुझाव देना है। ठीक है, सुझाव मानना ना मानना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। लीगल ड्यूटी में इनका काम आता है, जो भी लीगल केसेस हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए उनको हैंडल करना। लेकिन उसको असाइन कौन करता है? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आता है, मतलब प्रेसिडेंट उसको ऑर्डर देते हैं कि आपको इस तारीख को रिप्रेजेंट करना है, और वो भी ध्यान रखते हैं कि इस तारीख को पेश है अपना सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में। इनको ये पावर होता है कि ये किसी भी कोर्ट में, ठीक है, लिसनिंग का इनको पावर होता है, कहीं भी जाकर के सुन सकते हैं। बेसिकली ये अपीयर कहाँ कहाँ होते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये अपीयर होते हैं। मैंने कई बार आपको बता दिया कि ये केंद्र सरकार या राज्यों का या राज्य सरकारों का जो भी मुकदमा इस तरीके का होता है जिसमें केंद्र सरकार पार्टी है या केंद्र सरकार से कुछ पूछा गया है, कई बार कई मुद्दों पर पूछा जाता है, तो वो जवाब ये देते हैं। इनकी प्रिविलेज यानी विशेष अधिकार क्या होता है? प्रिविलेज क्या होता है माय डियर? ये एक विशेष अधिकार है, विशेष पावर है। अब ये क्या होता है समझिए। इनको दोनों सदनों में यानी लोकसभा राज्यसभा में प्रोसीडिंग जो होता है उसमें पार्ट लेने का अधिकार है। ये एक स्पेशल पावर है, वो सिर्फ जा सकते हैं उसमें वोटिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब वोटिंग होती है ना बिल पास करने के लिए, तो उसमें ये वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसमें वो जाएंगे और वहां पार्ट लेते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि क्या इनकी एलिजिबिलिटी है, मतलब इनको राशन कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या चाहिए? कुछ तो चाहिए होगा। तो जो भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की एक एलिजिबिलिटी रखता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की एलिजिबिलिटी क्या है वो भी चैप्टर पढ़ाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी एलिजिबिलिटी होती है कि वो एक तो 5 साल एटलीस्ट हाई कोर्ट के जज हों रेगुलर या कंटिन्यूअस प्रोसेस में, दूसरा 10 साल एडवोकेट हो, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किए जाते हैं। वही यहां पे इनकी भी एलिजिबिलिटी है, 5 ईयर एज अ जज, ठीक है, और 10 ईयर एज अ एडवोकेट। 10 एडवोकेट में चाहिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रेसिडेंट के नजर में इमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए, मतलब एक प्रसिद्ध जजमैनशिप इनमें होनी चाहिए प्रेसिडेंट के नजर में, तभी ये एलिजिबल होते हैं।
अब देखते हैं कि एक जो दिमाग में बात आपके आता होगा, क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस अपना बंद कर देते हैं? मतलब अगर कोई भी व्यक्ति हाईएस्ट लॉ ऑफिसर बन गया तो क्या ये प्राइवेट प्रैक्टिस बंद कर देंगे? तो इसका आंसर है नहीं, वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करते रहते हैं। ठीक है, उन पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप सरकार के हमारे एम्प्लॉई हैं, ऐसा उनमें नहीं लागू होगा। ठीक है, सरकार की जो फी होगी वो लेंगे सरकार से, लेकिन वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। अब एक दूसरा वर्ड आता है, वो आता है सॉलिसिटर जनरल। ये क्या होता है? देखिए, सॉलिसिटर जनरल के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन है, ना कुछ उनके लिए आर्टिकल दिया गया। फिर उनका नाम बार बार क्यों आता है? क्योंकि सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वो अटॉर्नी जनरल का हेल्प करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको सहयोग करने के लिए, सुझाव देने के लिए, उनके काम को आसान करने के लिए। आसान कैसे होगा? बांट बांट के कुछ काम ये करेंगे, कुछ काम वो करेंगे, या सीनियर जूनियर टाइप ऐसा नहीं होता है जनरली। बेसिकली काम को डिवाइड करके करना पड़ता है। तो कभी अगर वो बीमार पड़ गए, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, तो सॉलिसिटर जनरल भी जाते हैं। तो ये था अटॉर्नी जनरल के बारे में सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं जिसका आपको जवाब देना है। आपको ये बताना है कि ये अटॉर्नी जनरल को कौन अपॉइंट करता है। ठीक है, आपको क्या बताना है? अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट कौन करता है। थैंक यू सो मच।